नाज़रीन, सबसे बड़ी धमाका खेज खबर सामने आई है और एक बॉम्ब शेल की तरह इसराइल और अमेरिका पर गिरी है। रूसी जंगी बेड़े लिबिया के साहिलों पर, लिबिया की बंदरगाहों पर पहुंच गए हैं। बहुत सिग्निफिकेंट ये डेवलपमेंट समझी जा रही है। कल ये खबर सामने आई कि अमेरिकी जंगी बेड़े इजरायली जो बंदरगाहें हैं वहां पर पहुंचे हैं, तो आज रूसी सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर रूसी जंगी बेड़े भी समझ लेके कुछ फासले के ऊपर वहां पर डिप्लॉय हो गए हैं। बड़ी अहम इसको देखा जा रहा है, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। 1 लाख जंगजू हसन नसरुल्लाह ने बताया है कि बिल्कुल तैयार खड़ा है। 1 लाख जंगजू हेविली आर्म्ड, वेल इक्विप्ड इस वक्त तैयार खड़ा है इसराइल में दाखिल होने के लिए। यानी अगर अभी जंग छिड़ जाती है तो 1 लाख वो है जो पहले फेज के अंदर फिल फॉर मतलब वो फेस करेगा इसराइल को। ये बड़ी अहम खबर है, आपके साथ शेयर करेंगे। मिस्र ने अमेरिका को खत लिख दिया है और अमेरिका को यह कहा है कि जरा ध्यान से आइएगा अगर हिजबुल्लाह से जंग करने के लिए आ रहे तो, और हिजबुल्लाह पर खच्चे आपके उड़ा के रख देगी। हिजबुल्लाह से जीतना नामुमकिन है। यह मिस्री हुकूमत ने वाशिंगटन को खत लिखा है, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, फ़लस्तीन ने बहुत बड़े ऑपरेशंस किए हैं और रोड साइड बॉम्ब्स इस वक्त जो है ऐसे ऑपरेशंस देखने को मिल रहे हैं कि रोड साइड बॉम्ब्स के अंदर जो इसराइली टैंक्स हैं उनको तबाह किया जा रहा है और बहुत बड़ी तादाद में इनकी हलाकतें हुई हैं। 26 के करीब अभी बताया जा रहा है पिछले कुछ घंटों के अंदर इसराइली कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तो वो जो बड़े हमले हो रहे हैं, और इसराइल के अंदर एक अलग से खप ये पड़ी हुई है कि जब से इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के डायरेक्टर ने आकर कहा है कि हम जंग के लिए तैयार नहीं हैं और सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा इसराइल अंधेरे के अंदर डूब जाएगा, हिजबुल्लाह के रॉकेट्स ग्रिड स्टेशंस को विद इन आवर्स निशाना बनाएंगे और हम उसको रिपेयर भी नहीं कर सकेंगे। तो उसके बाद वहां पर लंबी लाइनें लग गई हैं, जनरेटर शॉर्टेज हो गई है, फ्यूल की स्टोरेज लोगों ने शुरू कर दिया। तो वो एक अलग खप पड़ी हुई है, एक पूरा जंगी माहौल है, खौफ व हरास है इसराइल के अंदर। ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले जो सबसे वन ऑफ द टॉप न्यूज बन गई है कि रशिया के जंगी बेड़े जो हैं वो इस वक्त लिबिया के साहिल पर पहुंच चुके हैं। लिबिया कौन सा? मुअम्मर कज़ाफी का लिबिया। और अभी वैसे हिलरी क्लिंटन की कुछ ईमेल्स भी लीक हुई हैं और उसमें वैसे बड़े अहम इंकशाफात भी हुए हैं। मुअम्मर कज़ाफी को किस तरह से शहीद करवाया गया, अमेरिका को क्या खौफ था, तो वो बड़ी अहम ईमेल्स हैं, वो भी कभी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, तो जनाब लिबिया के साहिलों पर पहुंचे। अब ये बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए है कि लिबिया के साथ मिस्र और मिस्र के साथ यानी बॉर्डर के ऊपर गजा है। अच्छा, अब ये जो अमेरिकी जंगी बेड़े हैं, कल उनके हवाले से खबर सामने आई कि वो असदोद और बाकी जो है ना बंदरगाहें वहां पर पहुंच रहे हैं। अमेरिका अपना एयर डिफेंस वहां पर ला रहा है। तो आज सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर रूसी जंगी बेड़े, आप अंदाजा लगाइए कितना हंगामी इकदाम उन्होंने उठाया होगा। ये कहां से जंगी बेड़े? ये कोई ऊपर तो यूरोप है, तो यूरोप के साहिलों पर तो ये जंगी बेड़े नहीं खड़े थे। यानी अगर अमेरिका के आए हैं तो अमेरिका के तो मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयड थे, उन्होंने रेड सी से निकाल कर इधर भेज दिए होंगे। तो रूसी जंगी बेड़े तो इस रीजन में कहीं पर हैं ही नहीं। मतलब वो अगर हैं तो इधर पर्शियन वाली साइड पे है ना, रेड सी वाली साइड पे, और जो 2-3 उनके हैं वो वहीं पर खड़े हैं। तो ये अलग से इमरजेंसी में उन्होंने ये जंगी बेड़े वहां पर रवाना किया और लिबिया में पहुंच गए। तो अब अगर हम नक्शे के ऊपर देखें तो रूस के जो जंगी बेड़े हैं या रूस की जो प्रेजेंस है, रूस ने मिडिल ईस्ट को तीनों तरफ से घेर लिया है। नीचे रेड सी में, और आप उसकी भी रिजेम्बलेंस देखिए, उधर अमेरिका यूरोप आया तो रूस ने अपने जंगी बेड़े वहां पर भी भेजे और यमन की मुसलसल मदद, और जो यमन को असलहा जा रहा है उसमें रूस का बहुत बड़ा किरदार है। क्योंकि अगर ईरानी जो जहाज हैं अगर उनके ऊपर असलहा जाता है तो अमेरिका अटैक करके उनको रोकने की कोशिश कर सकता है। तो ये रूसी जंगी बेड़े जो उनके बहरी जहाज हैं वो भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं जो असलहा की सप्लाई यमन को जारी है। तो एक तरफ वो इस तरफ मौजूद है, ऊपर मतलब शाम के अंदर उनकी सबसे बड़ी प्रेजेंस है। तो अब ये तीसरी साइड के ऊपर लिबिया के साहिलों के ऊपर जो है वो आ गए हैं। इसका ताल्लुक जो है वो अफ्रीकन ग्रेड गेम के साथ भी है। आपको पता है एक एक मुल्क में इस वक्त रशिया अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। सूडान की बेसिस वो ले रहा है, बर्किनो फासो, माली, यहाँ पर वो अपने लॉन्ग रेंज वेपन्स डिप्लॉय कर रहा है। यहाँ पर जनाब जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है। और यही बहरा रूम के अगर ऊपर वाली साइड पे चले जाएं तो यूरोप और यूक्रेन और वो सारा, तो बहुत सारी
چیزیں آپس میں انٹرلنک کر. میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاؤں ناظرین, اس وقت انٹیلیجنس وار اس لیول کے اوپر ہے جیسے ورلڈ وار کے اندر جس لیول کے اوپر انٹیلیجنس وار ہوتی ہے نا, کہ ہر ملک کے لیے جیتنا اور ہر ملک کے لیے سروائیول کا مسئلہ, ہر ملک کے لیے پل پل بدلتی صورتحال اور اپنا سب کچھ لگا دینا, یہ انٹیلیجنس وار اس لیول کے اوپر پردے کے پیچھے لڑی جا رہی ہے. اور جو رشیا کا ویگنر گروپ ہے, آپ ناظرین حیران ہوں گے کہ وہ اس وقت کیا کیا کچھ کر رہا ہے. وہ سب سے زیادہ مڈل ایسٹ میں ایکٹیو ہے, مڈل ایسٹ کے بعد وہ افریقہ کے براعظم میں, اور پھر اوپر کریبین اور ساؤتھ امریکہ میں اس وقت ویگنر گروپ جو ہے وہ ایکٹیو ہے. اور یورپ میں دیکھیں تو یورپ میں تو براہ راست ان کی جنگ چل ہی رہی ہے. تو اس طرح ویگنر گروپ نے پوری دنیا میں اپنے جو ہے وہ بازو پھیلا دیے ہیں, اور خاص کر مڈل ایسٹ میں سب سے ٹاپ پہ, اور پھر اس کے بعد افریقن ریجن میں وہ جو ہے وہ ایکٹیو ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اب اس پہ مزید ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کے جنگی بیڑے آ گئے ہیں, وہاں پر رشیا براہ راست سیریا میں مدد کر رہا ہے, حزب اللہ کو ایئر ڈیفنس باقی ہتھیار وہاں پر سپلائی کر رہا ہے. تو اب یہاں پر آنا بیسیکلی دیکھیں نا ناظرین, جو ورلڈ پاورز ہیں ان کو پتا ہے کہ آگے ورلڈ کس طرف جا رہی ہے, اور ایکسس آف ریزسٹنس کو پتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے. تو بہت بڑے لیول کے اوپر اس وقت تیاریاں ہو رہی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہیں, وہ پردے کے پیچھے جا رہی ہیں. وہ کبھی کبھار کچھ دنوں کے بعد وہ خبر آتی ہے کہ اچھا یہ 15 دن پہلے یہ بھی ہو رہا تھا, مہینہ پہلے یہ ملاقات بھی ہوئی تھی, ایسے بھی ہوا تھا, ویسے بھی ہوا تھا. تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ بہت میگا ڈیولپمنٹ ہے, روسی جنگی بیڑوں کا آنا, اور اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرح. تو وہ بھی آپ یاد کریں, یہ جو غزہ کے ساحلوں سے دولت کو لوٹ کر اور جو گیس کو نکال کر چوری کر کے امریکہ لے کر جانا چاہتا ہے, تو اب مجھے بتائیں لے کر جائے گا, لے کر جانے دیں گے وہ؟ تو اتنا وہ آسان نہیں ہے. ایک تو وہاں حماس کی رینج میں ہے, وہ ادھر حزب اللہ کی رینج میں ہے, دوسری طرف رشیا کے جنگی بیڑے آگے ہیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ سوچ رہے ہیں کہ جناب ہم یہاں سے چوری نکال کر لے جائیں گے. اچھا, یہ ایک صورتحال ہوگی. اب ذرا آ جاتے ہیں حسن نصر اللہ نے یہ بہت بڑی ایک انکشاف کیا ہے جس نے سمجھ لے کہ اسرائیل اور مغرب میں کھلبلی مچا دیا. ناظرین, حسن نصر اللہ نے یہ کہا ہے کہ 1,00,000 فائٹر جو ہے وہ ان پوزیشن آف کمبیٹنس ہے میں اندر ہے, یعنی جس کو کہتے ہیں نا ہائیسٹ لیول آف پریپیئرنس ٹو فیس دا وار, وہ اس لیول اس فیز کے اندر ہے, اس کنڈیشن کے اس پوزیشن کے اندر ہے. 1,00,000 فائٹر, یعنی یہ 1,00,000 یہ ہے کہ اگر ابھی جنگ اناؤنس ہو جاتی ہے, ابھی اسرائیلی فوج داخل ہو جاتی ہے, تو ود ان سیکنڈز اینڈ ود ان 1 منٹ یہ فوجیں تیار کھڑی ہیں کہ وہ اسرائیل کو فیس کریں گی, اسرائیل کے ساتھ لڑیں گی. یعنی وہ اس لیول کے اوپر تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ود ان 1 منٹ وہ فیس کریں گے اسرائیلی فوج کو اگر وہ اس وقت لیبنان میں داخل ہوتی ہے, یا اگر ان کو آرڈر کیا جاتا ہے کہ آپ اسرائیل کے اندر داخل ہو جائیں, تو وہ اس لیول کے اوپر 1,00,000 یہ پہلے مرحلے کے اندر ہیں. ویسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لاکھوں جنگجو ہیں جس میں شام میں بیٹھے ہوئے ہیں, عراق میں ہیں, یمن سے جائیں گے, بحرین اور جارڈن اور مصر اور کویت سے بھی جائیں گے, آپ کو پتہ چلے گا وہاں سے بھی جنگجو جائیں گے, ٹھیک ہے, والنٹیرلی. تو وہ لاکھوں کی ان ٹوٹل وہ لاکھوں کے اندر, لیکن یہ 1,00,000 وہ ہے, یہ 1,00,000 کو تھوڑا نمبر نہیں ہے, یہ انبلیویبل نمبر ہے. میں آپ کو اگر ہسٹری سے بتاؤں ناظرین, تو یہ تاریخ میں فلسطینی تنازع میں یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی نمبر کے اندر ویل آرمڈ اینڈ ویل اکوپڈ اینڈ ہیویلی آرمڈ 1,00,000 فائٹر جو ہے وہ اسرائیل سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. ناظرین, جو 1948 کے اندر جو ایک جنگ ہوئی تھی جس میں جارڈن سے بھی فوجی آئے اور مصر سے بھی فوجیں, عراق سے بھی اور باقی شام سے بھی, آپ کو پتہ ہے اس وقت نمبرز کا کمپیریزن کیا تھا؟ ان تمام عربوں کی جو کہ 5 ملکوں سے کم و بیش فوجیں آئی تھیں, وہ اگر ان سب کی نمبر ملائے نا تو اسرائیل کے فوجی ان سے بھی دگنے تھے. یعنی 5 کی فوجیں ملا کر جتنے نمبرز بن رہے تھے, اسرائیل کی فوج ان سے نمبرز میں تب بھی دگنی تھی. تو جو 1948 میں جنگ ہوئی تھی اس میں ساری فوجیں ڈس آرگنائز تھیں. جس ملک کی فوج آئی ہے وہ اپنے ملک کی لیڈرشپ سے جو ہے وہ کمانڈ لے رہی ہے. تو ایسے جنگیں جیتی جاتی ہیں. یعنی اگر آپ اس کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یار یہ کوئی شغل تھا, یہ کوئی مذاق تھا. اسی وجہ سے ان کی اس مطلب اتنی بے وقوفانہ جنگ کی وجہ سے زیادہ علاقے اسرائیل کے قبضے کے اندر چلے گئے. مطلب آپ اتنے ڈس آرگنائز ہو کر لڑ رہے ہیں, ایک آپ کی کمانڈ بھی نہیں ہے. اور ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں 5 ملکوں کو اسرائیل نے ہرا دیا. تو یہ بنیادی وجوہات کو سمجھے. تو آج یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے. اور پھر یہ عرب فوجوں کا جو اسلحہ تھا اور جو اسرائیل کا اسلحہ تھا اس میں زمین آسمان کا فرق تھا. ان کے پیچھے برطانیہ, فرانس, امریکہ اور یہ وہ ساری طاقتیں
जिन्होंने 2 आलमी जंगें जीत ली हुई थी, उनका असलिया, और इनके पास क्या था? कुछ भी नहीं। वो कोई मुकाबला ही नहीं बनता था, वो सबसे बड़ी एक बेवकूफ़ी की गई थी। तो यह तारीख में पहली बार हो रहा है कि हैविली आर्म्ड और ऑर्गेनाइज और इतने बड़े नंबर्स, इतनी बड़ी फौज कभी इसराइल में दाखिल नहीं हुई। और ये तो अभी यानी पहले हैं, उसके बाद लाखों पीछे और खड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। तो आगे देखते हैं, इसराइल को जो बहुत चाह चढ़ा हुआ है उनको पता लग जाएगा कि किससे हमारी टक्कर पड़ी है। अच्छा, आगे नाज़रीन चलते हैं। तो एक और बड़ा दिलचस्प और अजब वाक़या हुआ, यानी इसको अजब तरीन और मतलब इंतहा का अजीबो गरीब वाक़या हम इसको कहेंगे। नाज़रीन, इजिप्ट ने लेटर लिखा है वाशिंगटन को, और उसमें उसने कहा है कि नसरुल्लाह की बातों को खाली फोकी धमकियां ना समझा जाए। हिजबुल्लाह सब कुछ करने की सलाहियत रखती है। हसन नसरुल्लाह जो बात कर रहे हैं वो करके दिखाएंगे। अच्छा, एक तो पिछले सबूत में मैं आपके सामने रख दूं, रशियन वॉरशिप्स अराइव इन लिबिया। फिर ओवर 100,000 हिजबुल्लाह फाइटर्स आर रेडी टू ज्वाइन वॉर। ये पिछले सबूत मैंने आपके सामने रख दिए। अब ये वाला देखिए, इजिप्ट सेंट मैसेजेस टू वाशिंगटन सेइंग डू नॉट अंडर एस्टिमेट नसरुल्लाह स्टेटमेंट एंड कैपेबिलिटीज। ठीक है, उन्होंने जनाब कहा है कि नसरुल्लाह की जो बातें और उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। ये मिस्र खत लिख रहा है, यानी ये अरब कर कुछ नहीं रहे, सिर्फ खबरदार किए जा रहे हैं, अमेरिका को खबरदार कर रहे हैं कि अगर इधर आना तो जरा देखभाल के आना। सही है, वैसे इनकी अपनी कारकर्दगी क्या है वो इनको नहीं पता। लेकिन आप ये देखें कि हिजबुल्लाह का खौफ जो है वो इनके चेहरों पर भी नजर आ रहा है और उनके चेहरों पर भी नजर आ रहा है। और इजिप्ट को खत लिखना, यार मतलब हिजबुल्लाह कोई ढकी छुपी हुई है, या अमेरिका को नहीं पता, या CIA को नहीं पता, या मोसाद को नहीं पता कि हिजबुल्लाह क्या है। तो मिस्र वार्न कर रहा है वाशिंगटन को कि जरा आना तो देखभाल के आना। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत रेयर चीज है कि उनकी CIA एक्टिव है, मिडल ईस्ट उनके पास है, वो मतलब हिजबुल्लाह उनसे कोई ऐसी कोई सीक्रेट चीज़ तो नहीं है कि इजिप्ट को ज़्यादा पता है हिजबुल्लाह का। लेकिन बहरहाल ये बात यह है कि खौफ है ना, इनको भी पता चल रहा है कि मतलब देखें ना, हिजबुल्लाह ने कितनी अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ा ली है, कितनी, किसी और ऑर्गेनाइजेशन की इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, या फिर वो सारी बात यमन की, या फिर ये हिजबुल्लाह ने इतनी वो जो है ना अपनी वर्थ बनाई है कि एक दूसरे को खत लिख कर वो खबरदार कर रहे हैं। अमेरिका इसराइल को वार्न कर रहा है, इजिप्ट अमेरिका को वार्न कर रहा है, जो है वो बरतानिया वो जो है फ्रांस को कह रहा है कि तुम कुछ करो, फ्रांस जो है वो किसी दूसरे मुल्क को कह रहा है, और बल्कि कह रहा है कि अमेरिका और हिजबुल्लाह के साथ, लेबनान के साथ एक ट्रायल लिटरल समिट कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हो रही हैं। सो अगेन मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगा, फिर आगे चलते हैं, कि जब ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही हैं, ओपनली इस्टेब्लिश होना शुरू हो गई हैं कि इस जंग में इसराइल हारेगा, अमेरिका हारेगा, तो मैं आपको बताऊँ कि अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अमेरिका के अंदर कि जब ओपनली ये बात इस्टेब्लिश हो रही है, नतीजा आपके सामने आ चुका है कि आप इस जंग में हारेंगे, तो फिर ये जंग रुकवा दो। इस जंग का क्या फ़ायदा जिसका नतीजा तुम्हारे सामने है। और इसराइल की ज़िद के सामने इस तरह ढेर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि थोड़ा सा सख्त स्टांस लो और ये जो गज़ा वाली जंग है ये रुकवाओ, वगरना हिजबुल्लाह सबको उड़ा के ले जाएगी, कुछ भी नहीं बचना किसी के हाथ में। तो ये एक अंदरूनी प्रेशर है। जो ये चीज़ें ओपनली इस्टेब्लिश होना शुरू हो गई हैं, मगरबी मीडिया ने ओपनली लिखना शुरू कर दिया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब ज़रा एक और चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूं कि एक खप पड़ी हुई है इसराइल के अंदर, और वो ये है नाज़रीन कि जब से इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ ने आकर ये कहा है, जो उनकी बड़ी कंपनी है उसके डायरेक्टर ने आकर कहा है कि हम तैयार नहीं है इस जंग के लिए और पूरा इसराइल अंधेरे के अंदर डूब जाएगा। हिजबुल्लाह को पता है कि कहाँ पर ग्रिड स्टेशन है, वो सबसे पहला काम उन्होंने यही करना है कि यहाँ ग्रिड स्टेशन के ऊपर वो दागेंगे। और डायरेक्टर ने ये बताया कि जो बेरूत में ग्रिड स्टेशन लगा हुआ है और ये जो यहाँ पर ग्रिड स्टेशन है वो दोनों सेम हैं, तो वो उसकी वर्किंग को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वो यहाँ पर अटैक करेंगे और आपका सब उड़ जाना है, और हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं है और हम आपको मेंटेनेंस करके नहीं दे सकते हैं। तो उसके बाद नाज़रीन क्या हुआ है कि वहाँ पर एक तूफान सा आ गया, एक ऐसे जैसे इसराइल खत्म होने जा रहा है और मतलब उनका एतमाद तो अपनी रियासत से उठ चुका है, तो धड़ाधड़ जनरेटर वहां पर खरीदे जा रहे हैं और शॉर्टेज हो गई है जनरेटर्स की, और फ्यूल को स्टोर किया जा रहा है। अब ये फ्यूल को स्टोर करना घर घर में ये इसलिए भी खतरनाक है, अगर किसी घर के ऊपर जिस पर भी बम गिरेंगे तो वो अंदर जो फ्यूल पड़ा होगा तो उससे और बड़ा धमाका होगा, ये और खतरनाक। वैसे फ्यूल से मेरे जहन में यह आया कि ये फ्यूल आ कहां से रहा है, ये भी तो वैसे एक सवाल है ना। क्या यूरोप फ्यूल भेज रहा है, क्या अमेरिका फ्यूल भेज रहा है, कौन है ये फ्यूल भेज रहा है जो अभी तक आ रहा है? तो ये भी जरा सोचने वाली बात है। बहरहाल ये जरा आप देखिए, आफ्टर वार्निंग्स ऑफ पावर आउटरेज इन वॉर विद हिजबुल्लाह
an increase in request to purchase electric generators in Israel. Hysteria increased after the warnings of director of the electricity company. Any searches on Google for home electricity generator jumped by 250% during the past 24 hours compared to 140% last week. وہ کہہ رہے ہیں کہ گوگل کے اوپر جو سرچنگ ہے کہ جنریٹر کہاں سے ملے گا, کیا اس کی مطلب وہ ہونی چاہیے, جو بھی وہ سرچ کر رہے ہیں جنریٹر کے بارے میں, اس کی خریداری کے بارے میں, وہ 240% بڑھ گئی ہے. یہ صرف پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر. یہ وہاں پر صورتحال ہے صرف ان کی ایک اناؤنسمنٹ کے چکر کے اندر. اس کے علاوہ ذرا آپ باقی خبریں دیکھیے. حزب اللہ کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, دا اسرائیلی ہوم فرنٹ از ناٹ سفیشینٹلی پریپیئرڈ فار اے وار ان دا نارتھ اینڈ دس ہیز بین این آن گوئنگ فیلئر فار مور دین 10 ایئرس. ہم بالکل یہاں پر جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہ ایک آن گوئنگ فیلئر ہے فار مور دین 10 ایئرس. مطلب ہم تو اس میں پہلے بھی اگر ہم چلے جائیں تو کوئی ایسی اچیومنٹ ہم نے حاصل نہیں کی, پہلے بھی یہ گئے ہیں لیبنان کے اندر. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل تیار نہیں ہیں. دا آرمی ہیز ناٹ یٹ فاؤنڈ دا بیسٹ وے ٹو ڈیل ود دا تھریٹ آف ڈرونز دیٹ آر ریکنگ گریٹ ڈسٹرکشن ان دا ناردرن اسرائیل. ڈرونز کا کوئی حل نہیں ہے. پھر جو تازہ ترین حملے ہوئے ہیں تبریاس کے اوپر, ناظرین بہت بڑا حملہ ہوا ہے, وہاں پر دھماکہ سنا گیا ہے اور وہ اس وقت وہ کیونکہ تبریاس کی بہت اہمیت ہے, وہاں پر ریلیجیسلی بھی تبریاس کی بہت اہمیت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سارا اپنا وقت جو ہے وہ یہاں پر گزارا تھا اور بہت معجزے بھی کیے تھے, یہاں پر وہ معجزے انہوں نے کیے تھے, تو اس کی خاص اہمیت. اور یہ بہت دور ہے, اس کے اوپر 1967 کی وار بھی ہو چکی ہے, تو یہاں پر ابھی اٹیک ہوا ہے. Our fighters launched an air attack with the sweep march that targeted the enemy's artillery position in Zaura and hit directly. We targeted with assault marches the Ras Nakura naval site and destroyed part of it. کامیابی سے ہٹ کیا اور اس کا جو ایک حصہ ہے اس کو ہم نے تباہ کر دیا ہے. یہ تازہ ترین حملے ہیں جو ہوئے ہیں, لیبنان سے رپورٹ ہوئے ہیں. اور لیبنان کا تھریٹ کیا ہے, لیبنان کی اس وقت دبدبہ اور وحشت کتنی بڑھ گئی ہے اسرائیل کے اوپر, خوف راز کتنا بڑھ گیا ہے, وہ آپ نے دیکھ لیا. اب ذرا غزہ سے بہت بڑی خبریں آئی ہیں, بہت بڑے آپریشنز کیے گئے ہیں, ان کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور ناظرین جو ایک بہت بڑے آپریشن کی تفصیلات آ رہی ہیں, اور بہت ایسا آپریشن ہے جس کا اسرائیل کے پاس کوئی حل نہیں ہے, اور وہ روڈ سائڈ بامز ہیں. روڈ سائڈ بامز انہوں نے لگا رکھے ہیں اور وہ اتنے گھاتک ہیں کہ ٹینکس کو بھی تباہ کر رہے ہیں, اور ٹینکس کے اندر بیٹھے جو اسرائیلی فوجی ہیں ان کی ہلاکتوں کا بھی سبب بن رہے ہیں. اب یہ الجزیرہ نے رپورٹ شیئر کی, ایک بہت بڑا آپریشن اسی طرح کا پیش آیا ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں. Troops hit with roadside bomb blast mortar fire. Hamas fighters continue to put up fierce resistance in southern Rafah and northern Gaza City with a powerful roadside bomb destroying Merkava tank and mortar barrage, hammering an Israeli command and control center. Powerful roadside bomb blow up Israeli Merkava tank in Rafah. The Qassam Brigade, Hamas military wing, it blew up an Israeli tank in southern Gaza with a large explosive roadside bomb, killing its crew. الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے. Fighters were able to prepare precise ambush with the explosive device planted under the ground near Tal al-Sultan area. ایک ambush جو ہے وہاں پر لگایا گیا, روڈ سائڈ بامز لگائے گئے. Operations to evacuate the remains of dead soldiers and tank wreckage continued for several hours. اب یہ ذرا لائن آخری والی دیکھیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مردہ فوجی تھے, جو وونڈڈ تھے, ان کو جو وہاں سے نکالنے کا پروسیس ہے وہ کئی گھنٹے چلتا رہا. for several hours وہ چلتا رہا. for several hours. اتنی وہاں پر تباہی اور ہلاکت ہوئی ہے. یہ اس وقت یہ الجزیرہ کی ٹاپ ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے یہ والی خبر. کئی گھنٹے آپریشن, ریسکیو آپریشن ان مردہ اور جو زخمی ہیں ان کو نکالنے کے لیے چلتا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا آپریشن جو ہے وہ اس وقت کیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین الجزیرہ نے ایک اور آپریشن سے جو کہ ہیڈ کوارٹر کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے اس کی ویڈیو بھی حاصل کر لیا ہے جس میں 2 فوجی ہلاک ہوئے ہیں. Al-Jazeera shows scenes it obtained of Al-Qassam bombing the Israeli army headquarters in Netzarim Axis and killing 2 soldiers. کمانڈ سینٹر کے اوپر حملہ, کامیابی سے حملہ اور 2 فوجیوں کو مار دیا. پھر القسام بریگیڈ خود اس کی تصدیق کر رہی ہے. We bombed the headquarters of the Zionist enemy's leadership and gathering of its soldiers and vehicles at the Abu Urabain site in Netzarim Axis. وسطی غزہ کے اندر یہ اٹیک ہوا ہے اور اس کی لیڈرشپ کو یہ نشانہ بنایا گیا ہے. یہ اس وقت کا بہت بڑا آپریشن ہے. پھر سراؤنڈنگ جو سیٹلمنٹس اور شہر ہیں ان کے اوپر بمباری ہوئی ہے. بیری کا خاص طور پہ یہ علاقہ ہے جس کو میزائل سالووں کے ساتھ جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ دیگر حملوں میں وی باؤنڈ ود mortar shells gathering of enemy army vehicles in تقدم axis inside the Saudi neighborhood in the city of Rafah.
फिर वी बॉम्ब द एनिमी फोर्सेज स्टेशन साउथ ईस्ट ऑफ द रफा विद हैवी कैलिबर, रफा में वो जो फोर्सेज मौजूद थी उनके ऊपर बमबारी की है। फिर नाज़रीन किसिफियम मिलिट्री साइट और इसके अलावा जो है ना करीम अबू सलीम मिलिट्री साइट, उसके ऊपर बहुत कामयाब तरीन ये हमला किया गया है। शॉर्ट रेंज और मोटार के गोलों के साथ ये अटैक किया गया है। फिर वी बॉम्ब विद बैराज ऑफ मोटार शेल्स द पोजीशंस ऑफ एनिमी सोल्जर्स एंड व्हीकल्स ऑन द फ्रंट लाइंस ऑफ द एडवांस एक्सेस इन सिटी ऑफ रफा। एक शदीद तरीन लड़ाई जारी है और फ्रंट लाइंस के ऊपर जो है जो फौजी मौजूद थे उनको अटैक किया गया। अब जरा आइजनकोट जो कि इनका फॉर्मर आर्मी चीफ है उसकी जरा जुबानी सुनिए कुछ तजिया। वी कैन नॉट प्रॉमिस एन इमिनेंट विक्ट्री ओवर हमास एंड देन blame the army for not achieving this. Hamas is an idea that we will fight for many years to come. Hamas एक आइडिया है और इसको खत्म करने के लिए हमें कई सालों चाहिए अगर हम खत्म कर सकते हैं तो। लेकिन अगर हम इन लोगों के अगर जंग के शुरू में बयानात उठाकर देखें तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ये कहते थे वहां पर गजा में पार्क बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब कह रहे हैं कि हमास एक आइडिया और उसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये वो इस्टेब्लिश हो जाने वाली रोज़े रोशन वाली फतह है जो हमास के हिस्से में आई है। अब जरा आखिर में मैं सिर्फ दो एनालिसिस आपके सामने रखना चाहता हूं। फॉर्मर मोसाद चीफ वो क्या लिख रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर कर रहा हूं। नेतन्याहू डज नॉट हियर और सी एंड ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ एंड डज नॉट थिंक अबाउट आवर स्टेट एंड इज लीडिंग अस टू डिजास्टर। नेतन्याहू हमारे मुल्क के बारे में नहीं सोच रहा बल्कि हमें डिजास्टर और तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। ये सबसे एक बड़ी बात है। अब इस पर मैं कितनी बात करूं। वो करेंगे नेतन्याहू इस मुल्क को डबो रहा है। ये फार्मर मोसाद चीफ बात कर रहा है। तो निहत्ते लोगों को शहीद करने से ग्रेटर इसराइल नहीं बन रहा है बल्कि यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई है और ये इसराइल के मुकम्मल खात्मे का सबब बन रही है। फार्मर मोसाद चीफ बात कर रहा है। ऑन नेतन्याहू's part he has no strategy or vision or any issue and is leading Israel into chaos। ना कोई विजन है ना कोई स्ट्रेटजी और इसराइल को क्योस के अंदर धकेल रहा है। ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। फिर वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।